Today we are going to start our next topic. पिछली क्लास में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, ये सब क्या थे, ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके थे हमारी पिछली क्लास के अंदर। अब इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी, और ये किसने दी। हमारे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और क्या इसका कंसेप्ट होता है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम। यूरेनियम क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो सारे सब्सटेंस होते हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, वो कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। क्या खासियत होती है इन सब्सटेंस की कि इन सब्सटेंस के अंदर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर क्या होता है? जो रेडिएशंस होती हैं, जो रेडिएशंस होती है वो क्या होती रहती है? एमिट होती रहती है। रेडिएशंस क्या होती रहती है? एमिट। एमिट का मतलब जैसे एक ब्लैक बॉडी होती है, जैसे क्या होती है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब वो बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस आए, जितनी भी क्या आए? रेडिएशंस आए, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं? उसको एब्जॉर्ब। उस बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। उस बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। क्लियर है सबको? क्या होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस? जिनमें से रेडिएशंस एमिट होती रहती है उनके न्यूक्लियस से। ये रेडिएशंस कहां से एमिट होती है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से रेडिएशंस एमिट होती रहती है, और जैसे जैसे ये रेडिएशंस एमिट होती रहती है वैसे वैसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का मास, एनर्जी, ये सब क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। ये जो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, इन रेडिएशंस में, इन रेडिएशंस की वजह से क्या होता है? इनकी वजह से जो कैंसर होते हैं, जो भी डिजीज वगैरह होती है, वो सब इनसे होती रहती है। ये क्या होता है? ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इट टेक्स अराउंड 1000 ऑफ इयर्स, हजारों साल तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हजारों साल तक ये प्रोसेस चलता रहता है। किसका? रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हजारों सालों तक अपने अंदर से रेडिएशन को बाहर निकालते रहते हैं। ये होता रहता है। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सा होता है? कंटीन्यूअस, कंटिन्यू रहता है। बट फिर हजारों लाखों साल बाद क्या हो जाता है? वो सब्सटेंस दुनिया से गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे दो सिटीज थी जापान की। जापान की कितनी सिटीज थी? दो, हिरोशिमा और नागासाकी। वहां पे क्या हुआ? वहां पर अमेरिका ने बम ब्लास्ट किया, उनकी वजह से उनका इफेक्ट आज भी वहां पे देखा जाता है। जो वहां पे पर्सन्स बॉर्न कर रहे हैं वो पैरालाइज होते हैं या कुछ डिजीजेस उनके अंदर होती हैं, ये सब उसका एक रीजन है, रेडिएशंस का एमिट होना। और अगर रेडिएशंस को हम कंट्रोल नहीं करें, जैसे मोबाइल टावर, मोबाइल टावर से भी बहुत ज्यादा रेडिएशन बाहर निकलती है। अगर हम रेडिएशंस को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कंट्रोल ना करें, तो कंट्रोल ना करने की वजह से क्या हो सकता है? वी कैन हैव द डिजीज जस्ट लाइक लंग कैंसर, हार्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी डिजीज हो सकती है। तो हमें रेडिएशंस को हमेशा, जो मोबाइल टावर से जो रेडिएशंस निकलती रहती हैं, उनको हम हमेशा एक चेक पे रखते हैं। उनको हम क्या करते रहते हैं? चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अब हम पढ़ेंगे कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होता है और कैसे इनके ऊपर ये रेड का इफेक्ट आता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि एक सेशंस को हमें हमेशा कंट्रोल करते रहना चाहिए, ताकि जैसे जैसे हम उनको कंट्रोल करते रहें तो कोई भी इफेक्ट, कोई भी डिजीज हमारे ऊपर ना हो उसकी वजह से। तो नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट एक लॉ है जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। वो लॉ क्या है? रदरफोर्ड-सॉडी लॉ। कौन सा लॉ है? रदरफोर्ड-सॉडी लॉ। क्या कहा इन्होंने इस लॉ के अंदर? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, the rate of disintegration of radioactive substance, the rate of disintegration, the rate of disintegration of radioactive substance, of radioactive substance is directly proportional to, is directly proportional to the, is directly proportional to the number of particles of the substance, is directly proportional to the number of particles of the substance.
ये इन्होंने दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। क्या कहा इन्होंने कि जितना ज्यादा पार्टिकल्स का नंबर होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल्स का नंबर होगा उतना ही उनका जो डिसइंटीग्रेशन होगा, जो उनका ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप का मतलब उनसे रेडिएशन का बाहर निकलना और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक होना। तो ये जब इनका ब्रेकअप होगा तो जो डिसइंटीग्रेशन की रेट है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस के। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? माइनस dN/dt is proportional to n, माइनस dN/dt is proportional to n। n क्या होता है? नंबर ऑफ सब्सटेंस। n क्या होता है? नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो इसकी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है सभी को? जैसे यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या आएगा? माइनस dN/dt is equal to लैम्डा इंटू n। ये किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा इंटू n। और यहाँ पे लैम्डा, ये लैम्डा किसके इक्वल है? डीके कांस्टेंट के। इसके इक्वल है डीके कांस्टेंट। ये लैम्डा की क्या होती है? वैल्यू होती है। डीके कांस्टेंट ये क्या होता है? डीके कांस्टेंट का मतलब कि ये कांस्टेंट हमेशा रहेगा एक रेट के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ हमेशा ही रहेगा ही रहेगा, ये कांस्टेंट है। तो माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n हमारे पास आया, और माइनस dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, माइनस dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। ये क्या है? लॉग है। क्या है इस लॉग के अकॉर्डिंग? द रेट का मतलब द स्पीड ऑफ डिसइंटीग्रेशन, the speed of disintegration of radioactive substance is directly proportional to the number of particles of the substance। जो स्पीड होती है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की डिसइंटीग्रेशन की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली डीके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? डिसइंटीग्रेशन की स्पीड होगी। क्लियर है? तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आई हमारे पास? कि माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम इसको रीअरेंज अगर थोड़ा सा करते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा रीअरेंज। तो क्या आएगा? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस dN/n इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dt। माइनस dN/n इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dt। तो प्रॉब्लम है। अब हमें टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। तो टोटल निकालने के लिए अब हमारे पास सारे टाइम इंटरवल्स गिवन हो, हम उन सभी टाइम से क्या करते हैं? सम करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड का। कौन सी लिमिट्स के बीच में? इन लिमिट्स के बीच में। तो हमने क्या माना कि जब टाइम इक्वल टू 0 था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? n0। कितने थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स? n0। जब टाइम इक्वल टू क्या था? 0। और जब टाइम t के इक्वल हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल हो गए? n के। n0 क्या है? जब रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती उस टाइम के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n क्या है? रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद जो टाइम लगा t, जो रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद जो टाइम लगा t, तो उस टाइम के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बचे उसके अंदर। क्लियर है? तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों लिमिट्स के बीच में। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट क्या होगी? माइनस dN/n इज इक्वल्स टू 0 टू t dt और लैम्डा बाहर आता है। तो यहाँ पे लिमिट n0 टू n, लैम्डा ये आ गया। dN/n इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है log, और ln हम क्या लिखते हैं? n। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? इसकी लिमिट है n0 टू n। नेगेटिव साइन है हमारे पास तो लैम्डा इनटू t, और इसकी t माइनस 0। हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। क्या पुट कर दी हमने यहाँ पे? लिमिट। हम नेगेटिव साइन को एक बार छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो log n आ गया, लिमिट्स पुट करेंगे तो ln n माइनस ln इनटू n0 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू t। यहां तक प्रॉब्लम। अब log a माइनस log b, log a माइनस log b इक्वल होता है log a अपॉन b के। ln n अपॉन n0
इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन था वो हमने वहां पे भेज दिया, तो ये हो गया माइनस लैम्डा टू। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेना है हम लोग को तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, उस माइनस को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। तो ln आ गया था। ln का मतलब क्या होता है, इसका बेस कितना है, e है। ln का मतलब क्या होता है, बेस कितना है e, और log का मतलब क्या होता है, बेस कितना है 10 है। ये दोनों चीजें क्लियर है। एक बार बेस कितना है e, अभी बेस कितना है e। ln का मतलब क्या होता है, बेस कितना है e, log का मतलब क्या होता है, बेस कितना है 10। तो log a माइनस log b का हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्या आ गया log a अपॉन b। अब यहाँ से log अगर हटाते हैं तो एक रूल होता है, क्या रूल होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ln e is equals to x, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ln 2 is equals to x, तो ये e सामने वाले किस में ले जाएगा, पावर में ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास n upon n0 is equals to e raised to power minus lambda t। तो n upon n0 equals to क्या आ गया, e की पावर माइनस लैम्डा t। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर, n is equals to n0 e raised to power minus lambda t। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ रदरफोर्ड-स्टोडी डिसइंटीग्रेशन लॉ। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेक होना, क्या मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन का, ब्रेक होना। तो क्या किया हमने इस डेरिवेशन में, वापस देख लीजिए, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ही स्पीड से क्या होंगे, पार्टिकल्स कम होते जाएंगे। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ ये जो पार्टिकल्स हैं इनका नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। टाइम के साथ पार्टिकल्स का नंबर क्या होता जा रहा है, कम, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, n के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो हमने इसको सॉल्व किया, लिमिट हमने मान ली, t = 0 पे जो टोटल पार्टिकल्स वो कितने थे, n0, t = 0 पे कितने थे, n0, और t = t पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, n। हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया हमारे पास, n upon n0 is equals to e की पावर माइनस लैम्डा t, और यहाँ से n की वैल्यू कितने आ गई, n इक्वल्स टू आ गया n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो ये क्या है हमारे पास, ये रदरफोर्ड-स्टोडी का लॉ है। इस लॉ में यही फॉर्मूला आता है, जब भी लॉ पूछा जाएगा तो हमें उसकी डेरिवेशन साथ में करनी होगी, ये उसका मैथमेटिकल एनालिसिस है। सिर्फ स्टेटमेंट अगर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सिर्फ स्टेटमेंट। तो जब स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो हम सिर्फ रिप्लाई लिख देंगे, according to Rutherford-Stordy disintegration law, the rate of disintegration of the radioactive substance is directly proportional to the number of particles of that substance. Is that clear? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, समझ आया आपको? तो इस तरह से हम इस टॉपिक को करते हैं। अब इसके बाद क्या है, हाफ लाइफ। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ क्या होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम हमारा टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है आधी जिंदगी। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आधी जिंदगी। आधी जिंदगी किसकी, किसकी आधी जिंदगी यहाँ पर, it is of the radioactive substance. The half life is that time, the half life is that time in which, the half life is that time in which the total number of particles, the total number of particles becomes half. हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल हो जाता है, हाफ के। अभी हमने इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन क्या पढ़ी हमने, n is equals to n0 e raised to power minus lambda। अब हमें इस इक्वेशन से क्या निकालना है, हाफ टाइम निकालना है। क्या निकालना है, हाफ टाइम या फिर हाफ लाइफ किसकी, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की। तो ये क्या था, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, n0, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, n0। और जब टाइम निकल गया तो t, जब आधा टाइम निकल गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, n0/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के। n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई या टोटल नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स। जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं वो किसके इक्वल है, n के। किसके इक्वल है, n के। और ये n कितना हो गया, n/2। तो n = n0/2, ये हम इस फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये फॉर्मूला में क्या आएगा, n0/2 is equals to n0 e raised to power minus lambda t। n0 से n0 कैंसिल, तो 1/2 is equals to e raised to power minus lambda t।
यहाँ तक क्या होगा। अब ये क्या है यहाँ पर 1/2, 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू e -λ। दोनों की पावर क्या है नेगेटिव है, दोनों की पावर क्या है नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वी कैन राइट दैट 2 इज इक्वल टू e⁻λ। जब दोनों की पावर नेगेटिव है हम दोनों को उल्टा करेंगे, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई या अरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू e⁻λ। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे e है, यहाँ पे क्या है e। जब हम दोनों साइड log लेते हैं, दोनों साइड क्या लेते हैं log यानी ln का मतलब क्या है बेस कितना है e। ln 2 इज इक्वल टू ln e⁻λ। हमेशा जो भी किसी कांस्टेंट की पावर में होता है, जैसे हम log लेते हैं तो ये टर्म कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा ln 2 इज इक्वल टू λt ln टू द बेस e। log e टू द बेस e इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ln 2 log 2 टू द बेस e इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.693। ये इक्वल टू क्या आ गया λt, और t कितना है यहाँ पर हाफ लाइफ पर, कितना है t यहाँ पर हाफ लाइफ, तो t हाफ हमने इसको लिखा। तो यहाँ से t हाफ जो हाफ लाइफ है वो किसके इक्वल आ जाएगी 0.693 अपॉन लैम्डा। ये किसका फॉर्मूला आ गया हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ। इज दैट क्लियर। तो t हाफ इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हम इसकी हेल्प से अब हम क्या निकाल रहे हैं मीन लाइफ। क्या निकाल रहे हैं मीन लाइफ। हाफ लाइफ क्लियर है सबको, कैसे निकाला हमने हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज द डेड टाइम पीरियड इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम हाफ। हमने देखा जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल था n0 के। तो हाफ पार्टिकल्स हो जाएंगे तो n के किसके इक्वल हो जाएगी n0/2। वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया तो हमारे पास किसका फार्मूला आ गया हाफ लाइफ का। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास मीन लाइफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास मीन लाइफ। मीन लाइफ क्या होता है मीन लाइफ और द एवरेज लाइफ। मीन लाइफ और द एवरेज लाइफ ये है हमारे पास। कैसे निकालते हैं हम लोग मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। मीन लाइफ या एवरेज लाइफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं वी यूज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन। हम मीन के लिए क्या करते थे टोटल ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते और उन्हें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देते थे डिवाइड कर देते थे। मीन लाइफ क्या होती है मीन लाइफ इज द एवरेज लाइफ। एवरेज किसका दो चीजों का, एक किसका टोटल लाइफ अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसका इंडिकेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं 0 टू इंफिनिटी। क्या होता है मीन लाइफ। मीन लाइफ इज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्टिव एट t इक्वल्स टू 0, इन दोनों का ये रेशियो होता है क्या मीन लाइफ। मीन लाइफ को हम टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल T। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे dn की वैल्यू पुट कर देते हैं। dn कहां से आएगा हमने पढ़ा रेडियोएक्टिव रदरफोर्ड वाले रूल के अंदर dn/dt इक्वल टू होता है लैम्डा n। dn/dt किससे इक्वल होता है लैम्डा n के। तो यहाँ से अगर इसका मॉड्यूलस लें तो dn किसके इक्वल आ जाएगा dn इक्वल टू लैम्डा n इनटू dt। तो dn की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो टाउ t क्या आ जाएगा हमारे पास 0 टू इंफिनिटी t। dn की वैल्यू कितनी है लैम्डा n इनटू dt बाय n0। ये हमारे पास आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा कि n इक्वल्स टू क्या होता है n इक्वल्स टू होता है n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। n इक्वल्स टू क्या होता है n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 0 टू इंफिनिटी t लैम्डा n की वैल्यू कितनी है n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t इनटू dt बाय n0। तो n0 से n0 क्या हो जाएगा कैंसिल।
एन नॉट से एन नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो t इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 0 टू इंफिनिटी t इंटू e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू लैम्डा इंटू dt। ये आ गया। लैम्डा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, ये लैम्डा आ गया हमारे पास। यहाँ तक कर दो। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 0 टू इंफिनिटी, और क्या किया हमें, t इंटू e की पावर माइनस लैम्डा t। दो टर्म्स है यहाँ पर, कितनी टर्म्स है हमारे पास, दो टर्म्स का इंटीग्रेशन करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, जब भी दो फंक्शंस गिवन होते हैं, कितने फंक्शंस गिवन होते हैं, दो फंक्शंस। जैसे यहाँ पे हमें ऐसे गिवन है कि t इंटू साइन t इंटू dt। तो इस केस में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, बट हमें यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू डायरेक्टली राइट द आंसर ऑन इंटीग्रेटिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, वी विल गेट t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। हमें इंटीग्रेशन शो करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द अबव फॉर्मूला बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला किसका होता है, मीन लाइफ का। ये फॉर्मूला किसका होता है, हाफ लाइफ का। एक फॉर्मूला किसका था, मीन लाइफ का। मीन लाइफ का कितना आ गया, t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, और हाफ लाइफ का कितना है, t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। अब हमें इन दोनों फॉर्मूलों को रिलेट करना है। इन दोनों फॉर्मूलों क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलेट। तो हम लोग यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट दैट t हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम कैपिटल T पुट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 0.693 इनटू t। ये कितना आ जाएगा, 0.693 इनटू t। क्लियर है सबको। तो t हाफ इक्वल्स टू 0.693 इनटू t। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच में। इट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। क्लियर है सबको। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिएक्टिविटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा रेडिएटिव जो रदरफोर्ड ने लॉ दिया था, रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ। फिर हमने पढ़ा मीन लाइफ क्या होती है, फिर हमने पढ़ा हाफ लाइफ क्या होती है, और उसके बाद हमने क्या निकाला, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। इन तीनों के अलावा भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे। वो क्या क्या है, वो फॉर्मूले कुछ इस तरह से हैं, n इज इक्वल्स टू n नॉट 1 अपॉन 2 की पावर n, फिर m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 अपॉन 2 की पावर n, और r इज इक्वल्स टू r नॉट 1 अपॉन 2 की पावर n। n क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मास के टर्म्स में हो, किसके टर्म्स में हो, मास के टर्म्स में, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। m क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव टोटल मास एक्टिव आफ्टर t टाइम, और m नॉट क्या है, टोटल मास। r क्या है, रेडियोएक्टिविटी, और r नॉट क्या है, टोटल रेडियोएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है सबको। आज आप लोग को ये सारी डेरिवेशंस करनी है, एक बार इन सभी की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को सभी को। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम लोग 3 पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोगों ने सुन रखे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब क्या होती हैं और इनका डीके कैसे होता है, इनका डीके कैसे होता है, और सबसे पहले डीके किसका होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर है सभी को। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।